यूक्रेन का अब होगा काम तमाम। अंतिम गढ़ पर रूस का सीधा प्रहार। अब डोनबास पर लहराएगा रूस का झंडा। फ्रांस और जर्मनी का है यह सारा खेल। यूक्रेन की तबाही के लिए दिया गोला बारूद। ब्रिटेन और अमेरिका की क्यों बंद है बोलती। खुद कर रहे रूस की मदद, भारत को दे रहे सीख। मोदी जी हैं भैया, कर देंगे सबको ठीक। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब आखिरी मुकाम पर पहुंच रही है। रूस धीरे धीरे पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करता जा रहा है और पश्चिमी यूरोपीय देश केवल घंटा हिला रहे हैं। ज़ेलेंस्की की लाख मदद की गुहार लगाने पर अमेरिका या नेटो ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। हथियार के नाम पर उसे कुछ खिलौना थमा दिए, जिससे यूक्रेन कुछ दिनों तक रूस को रोक पाया। लेकिन जैसे ही पुतिन अपने रौब में आए, यूक्रेन की बैंड बज गई। अब मंजर यह है कि रूसी सेना ने यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हर तरफ केवल बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। इस बीच रूस ने अपना आखिरी दाव भी चल दिया है। डोनबास पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए उसके सैनिकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जंग में जीत के लिए उन्होंने मौत से दो चार करने की ठान ली है। इधर यूक्रेनी सैनिक भी हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन रूस के हथियारों के आगे वो फेल होते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन मिसाइलों और गोला बारूद से रूस यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, वो पश्चिमी देशों द्वारा ही दिए गए हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है, लेकिन अपने छिछोरेपन को लेकर पश्चिमी देशों की बोलती बंद है, जबकि उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि पश्चिमी देश इतने बड़े दोगले हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों, यूक्रेन में आज जो तबाही मची हुई है, उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं पश्चिमी यूरोप देश हैं। उनकी ही कारस्तानी से यूक्रेन का यह हाल हुआ है। वो कैसे, मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे अपनी कलाई खोलने के बाद पश्चिमी देश भारत से नजरें चुरा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर यूक्रेन युद्ध में अब रूस की नई युद्ध नीति क्या है। आखिरी पड़ाव में आ गया है युद्ध। यूक्रेन का आखिरी किला ध्वस्त करने की तैयारी। रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग के आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 2 महीनों में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मरियुपोल, खार्किव, इरपिन, बूचा जैसे कुछ शहर तो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। रूसी सेना की ओर से यहां मौत बरपाई गई है। इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना के अंतिम गढ़ को नेस्तनाबूद करने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है। यूक्रेनी सेना के मजबूत किलेबंदी के ध्वस्त होते ही पूर्वी यूक्रेन के लगभग पूरे इलाके पर रूस का कब्जा हो जाएगा। रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क के अधिकतर इलाकों से पहले ही यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है, जिसके बाद रूसी सेना का ध्यान यूक्रेन की पोर्ट सिटी मरियुपोल पर टिका हुआ है। रूसी सेना ने मरियुपोल के स्टील प्लांट को छोड़कर पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लिया है। 2 दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया था कि इज़ोवस्टोल को छोड़कर पूरे मरियुपोल को रूसियों ने मुक्त करा लिया है, जिसके बाद पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु को बधाई भी दी थी। पुतिन ने कहा था कि रूसी सेना स्टील प्लांट को बर्बाद करने की जगह इस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दे। ये किलेबंदी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एक मक्खी भी अंदर से बाहर ना आ सके। जिसके बाद रूसी सेना ने पूरे स्टील प्लांट को घेर लिया था। यूक्रेनी अधिकारियों का अनुमान है कि उनके करीब 2000 सैनिक संयंत्र के अंदर और करीब 1000 लोग संयंत्र की भूमिगत सुरंगों में शरण लिए हुए हैं। इसी प्लांट में छिपे यूक्रेनी सेना के एक कैप्टन ने दावा किया था कि रूसी सेना बंकर बस्टर बम गिरा रही है। इस कारण प्लांट के अंदर कई बंकरों के एंट्री पॉइंट कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब से बंद हो चुके हैं। उनमें से कई के अंदर यूक्रेनी सैनिक फंसे हुए हैं। कैप्टन ने यह भी दावा किया है कि रूसी हमले से गिरे बिल्डिंग के मलबे में कम से कम 1000 आम नागरिक दबे हुए हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार ओलेक्सीव एरेस्टोविच ने दावा किया है कि रूसी सैनिक बंदरगाह शहर मरियुपोल में स्टील प्लांट पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सैनिकों ने इज़ोवस्टोल पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। हालांकि उनके दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को इस स्टील प्लांट पर हमला रोकने के निर्देश दिए थे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगे की जंग पश्चिमी समर्थन और हथियारों की आपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर हमें हथियार मिलेंगे तो हम रूस से अपनी जमीन वापस ले लेंगे। इस दौरान उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि पश्चिमी देशों ने हथियारों की सप्लाई में वृद्धि की है। इन सब के बीच आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन दौरे पर आने वाले हैं। इसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से की गई है। दोस्तों, पश्चिमी देश भले ही अब यूक्रेन के लिए अपना प्रेम दिखा रहे हो, लेकिन उनकी इस बर्बादी के लिए कहीं न कहीं
वही जिम्मेदार हैं। पश्चिमी देशों ने ही लिखी यूक्रेन की बर्बादी की कहानी। प्रतिबंधों के बाद भी रूस को दिए भारी मात्रा में गोला बारूद। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका समेत नेटो देश रूस पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है, उसे चारों तरफ से जकड़ दिया है। इस बीच खुलासा हुआ है कि रूस ने प्रतिबंधों के बावजूद फ्रांस, जर्मनी और इटली से 2258 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। हथियारों की यह डील 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद अंजाम दी गई थी। तब यूरोपीय यूनियन ने अपने सदस्य देशों से रूस के हथियारों की खरीद बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इन दोनों देशों ने प्रतिबंधों में लूप होल खोजकर रूस के साथ करोड़ों रुपए की यह डील फाइनल की थी। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में से 3 ने रूस को मिसाइलें, रॉकेट्स, बंदूकों और बमों सहित कई सैन्य उपकरणों का निर्यात किया था। इन हथियारों की अनुमानित कीमत 2258 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इनमें से कुल 78% अकेले फ्रांस ने निर्यात किया था। जर्मन फर्मों ने भी रूस को कई तरह के सैन्य हार्डवेयर, हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और साजो सामान की आपूर्ति की थी। दोस्तों, बता दूं कि यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यूरोपीय संघ ने 8 साल पहले हथियार और गोला बारूद के सैन्य वाहनों, उपकरण, अर्धसैनिक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स सहित सभी प्रकार के हथियारों और उससे संबंधित सामग्री की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिक्री, आपूर्ति, हस्तांतरण या निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इनमें 1 अगस्त 2014 से पहले साइन की गई डील को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। यूरोपीय यूनियन के इन देशों ने प्रतिबंधों में मिली इसी छूट का फायदा उठाया है। उन्होंने डील के अंदर डील को जोड़कर रूस के हथियारों और गोला बारूद बेचे। यह आलम तब था जब फ्रांस, जर्मनी और इटली तीनों नेटो के सक्रिय सदस्य हैं और इन तीनों देशों ने यूक्रेन को लेकर हमेशा रूस की आलोचना की है। यहां तक कि वर्तमान संघर्ष में भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय यूनियन की बैठक में तीनों देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बावजूद अपने दुश्मन देश रूस को हथियार बेचने के खुलासे से पूरे यूरोप में बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, हथियारों की इन डील के अलावा यह भी पता चला है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय संघ ने रूस को ऊर्जा के लिए हर दिन लगभग 1 बिलियन यूरो का भुगतान किया था। दोस्तों, पश्चिमी देशों के इस दोहरे चरित्र से उनका दोगलापन उजागर हो गया है। एक तरफ वो भारत को रूस से हथियार नहीं खरीदने के लिए कह रहे हैं, अमेरिका ने तो बाकायदा रूस के हथियारों को रिप्लेस करने तक का प्रस्ताव दिया है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये देश मौन हो जाते हैं। केवल हथियारों की ही बात नहीं, तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर भी इस देशों का दोहरा रवैया सबके सामने आ चुका है। पश्चिमी देश खुद रूस से भारी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं, लेकिन भारत को ऐसा करने से रोक रहे हैं, उसे चीन का डर दिखा रहे हैं, भविष्य में अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। इससे साफ होता है कि अमेरिका और उसके पिट्ठू देश अपना स्वार्थ पहले ही देखते हैं। भारत ने भी अब यही नीति अपना ली है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि उसके लिए अपने देश का हित पहले है, बाकी चीजें बाद में। इसलिए भारत ने रूस से कच्चे तेल को लेकर किए गए करार को खत्म नहीं किया। हथियारों की जो डील भी उसने रूस के साथ फाइनल कर रखी है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। पीएम मोदी ने यह दिखा दिया है कि वो किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है, बल्कि अपने आगे दुनिया को झुकाने वालों में से है। इसलिए अमेरिका के लाख कहने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ नीति से कोई समझौता नहीं किया। पीएम मोदी के इस रुख ने दिखा दिया है कि हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं है, वो भी एक उभरती हुई ताकत है जिसके साथ बने रहने में ही दुनिया की भलाई है। अगर भारत से बैर करेंगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। पीएम मोदी की भाषा पश्चिमी देशों को भी समझ आ गई है, लिहाजा वो भी अब भारत को अपना करीबी बता रहे हैं, उसके साथ संबंध मजबूत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि भारत के साथ दोस्ती का मतलब शेर के साथ खड़े रहना है, वो शेर जिसकी दहाड़ से दुनिया कांपती है। जय हिंद, जय भारत।